गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स में इस समय हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ रहे थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में इस वक्त हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी देख लिया था हमने, कॉस इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी देख ली थी, टैन इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अभी 3 फंक्शन त्रिकोणमितीय बचे हैं जिनके व्युत्क्रमों की हमको प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो आज हम चलेंगे कॉट इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को देखने के लिए, ठीक है। तो हमने आज हेडिंग लिखी है इन्वर्स ऑफ कॉट फंक्शन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज बहुत मालूम होने चाहिए। डोमेन और रेंज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत अहमियत है। अगर आप उससे नहीं ध्यान रखेंगे, आपको नहीं पता होगा, तो फिर ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कॉट फंक्शन का इन्वर्स हमको निकालना है। आप देखिए यहाँ पर मैंने कॉट फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखा है और फिर कॉट इन्वर्स का भी लिखा है। आप देखें कॉट फंक्शन का जो डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, पाई के जितने पूर्ण गुणज होंगे वो सब यहाँ से हटाने पड़ेंगे। और उसके बाद उसका जो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कॉट इनवर्स फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन उसका जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है, यानी कि 0 और पाई के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वही कॉट इनवर्स की रेंज में आएंगे। तो अब प्रॉपर्टीज़ के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देखे हैं उनमें इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, दो तरह से मैंने आपको इसे दिखाया है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। देखिए एक तरफ तो मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स x, और एक तरफ मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कॉट इनवर्स कॉट x। ओके, अब गौर कीजिएगा कि कॉट इनवर्स x इसकी वैल्यू x आती है, पर क्योंकि आप पहले 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आप देख सकते हो कि कॉट समथिंग की वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो कॉट फलन की रेंज से होगी। और कॉट फलन की रेंज क्या है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहाँ जो ये x आप देख रहे हैं, इफ x, इसको हम x तभी लिख सकते हैं अगर x बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? x। अगर x r को बिलोंग करता है। क्यों? कॉट समथिंग की वैल्यू जो भी आएगी वो कॉट फंक्शन की रेंज से आएगी, और कॉट फंक्शन की रेंज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी बेटा आप देखोगे तो इसकी वैल्यू भी हम x लिखते हैं, इसकी वैल्यू भी हम x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स समथिंग है। ये कॉट इनवर्स समथिंग की जो कुछ वैल्यू आएगी वो कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज से होनी चाहिए। कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज है ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो यहाँ पर बेटा जो x आप देख रहे हैं, ये x बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 to पाई को, ठीक है ना। ये x बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 to पाई को। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने ये बताया, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अब एक तरीके से और एक चीज़ देखें, यहाँ जो कॉट इनवर्स x की वैल्यू निकाली उसमें सारे रियल नंबर आ सकते हैं इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू में केवल 0 to पाई के बीच के ही नंबर आ सकते हैं, सारे रियल नंबर नहीं आ सकते। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो कॉट इनवर्स कॉट x के बराबर नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट कॉट इनवर्स x विल नॉट बी इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x। ओके, ये याद रखिए कि आपको देखो, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए, देखने में इसकी वैल्यू भी x है, इसकी वैल्यू भी x है, पर प्यारे बच्चों इसमें जो x आ रहा है वो पूरे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, कहीं से भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है।
पर इसमें जो x आ रहा है बेटा ये केवल 0 और पाई के बीच में ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ओके, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होते, यहाँ मैंने लिख दिया है। अब एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैंने ऐसे लिख दिया कॉट इनवर्स 0 कर दिया। अब आप खुद देखिए, कॉट इनवर्स 0 में इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या इसकी वैल्यू हम 0 लिख दें सीधे? तो ये देख लो कि कॉट फंक्शन की रेंज क्या है। कॉट फंक्शन की रेंज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, और 0 एक रियल नंबर है, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेंज में है ना। जब रेंज में नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी ना। और यहाँ पर भी आप देखो कि कॉट इनवर्स 0, यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो नंबर कॉट इनवर्स की डोमेन से होना चाहिए। कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है? रियल नंबर्स का सेट, और 0 तो रियल नंबर है, तो ये वैलिड भी है और इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट इनवर्स 100 अगर लिख दूँ तो क्या होगा? सबसे पहले देखो वैलिडिटी इसकी है कि नहीं है। ये 100 यहाँ लिखा है, यहाँ जो भी नंबर होता है वो कॉट इनवर्स का डोमेन होता है। कॉट इनवर्स के डोमेन में सारे रियल नंबर आते हैं, तो 100 एक रियल नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैलिड है। अगर ये वैलिड है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब देखते हैं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अगर 100 कॉट फंक्शन की रेंज में होगा तो ही सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कॉट फंक्शन की रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो 100 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी आ जाए, इसमें तो कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर आ जाता है कॉट इनवर्स, कुछ भी कर लो आप, जो आपकी मर्जी कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, तो फिर बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ठीक, अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉट इनवर्स 1/2, तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि ये तो हर रियल वैल्यू के लिए सही है, वैलिड भी है और सही भी है। अब थोड़ा सा इसको जरा देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें भी एग्जाम्पल हम लेते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखिए गौर से, इसमें जैसे मैं ले लेता हूँ कॉट का डोमेन आपको लेना पड़ेगा x की जगह पर। तो जैसे मैंने ले लिया कॉट इनवर्स कॉट π/4 ले लिया मैंने। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले देखो ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पाएंगे कि यहाँ का जो नंबर होना चाहिए वो कॉट के डोमेन से होना चाहिए। कॉट का डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर्स का सेट, केवल पाई के पूर्ण गुणज को छोड़ करके। तो ये तो पाई का पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए ये वैलिड है। वैलिड है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। कॉट इनवर्स कॉट π/4 में वैसे तो हमको π/4 ही लिखने का मन होता है, पर ये इसकी वैल्यू सही है कि नहीं सही है, ये चीज़ आप देखिएगा। तो कॉट इनवर्स फंक्शन की देखो ये वैल्यू जो आई है कॉट इनवर्स फंक्शन कॉट इनवर्स समथिंग की है। तो अगर ये कॉट इनवर्स समथिंग की है तो इसको कॉट इनवर्स की रेंज से होना चाहिए। कॉट इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 to π तक। अगर 0 to π तक है तो सही है, नहीं तो 0 से π के बीच में है तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये आप देखें ये 0 से π के बीच में ही तो है, और अगर 0 से π के बीच में है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर भी ये सही है। इसके बाद जैसे और एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल कॉट इनवर्स कॉट 2π/3 हमने कर दिया, कॉट इनवर्स कॉट 2π/3। अब इसको देखिए, सबसे पहले चेक करो ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। कॉट के साथ जो नंबर आना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए पाई का पूर्ण गुणज छोड़ करके, तो ये पाई का पूर्ण गुणज तो नहीं है और रियल नंबर है, इसलिए ये तो वैलिड है। वैलिड है तो इसका आंसर 2π/3 लिख देना चाहिए। क्या लिखने से पहले ये चेक कर लो कि कॉट इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू आएगी वो कॉट इनवर्स की रेंज से आएगी, यानी कि 0 और π के बीच में होनी चाहिए। और ये 2π/3 कितना होता है? 120 डिग्री। तो भाई वही तो 0 से π के बीच में है ना, 0 और 180 के बीच में, इसलिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। इसी जगह जैसे कोई ले लेता है कॉट इनवर्स कॉट 5π/4, जैसे मैंने कर लिया
5 पाई बाई 4। अब सबसे पहले देखो कि ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो आंसर है कि ये बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट फलन की डोमेन में सारे रियल नंबर आते हैं पाई को छोड़कर, तो ये रियल नंबर है और पाई का पूर्ण गुणज भी नहीं है, इसलिए वैलिड है। अब इसकी वैल्यू में हमें बड़ा लालच लगता है कि हम क्या लिख दें, 5 पाई बाई 4 लिख दें, तो क्या ये सही माना जाएगा? आप देखो 5 पाई बाई 4 अगर लिखोगे तो ये कितना एंगल बनाता है, पाई बाई 4 45 होता है, और 5 पाई बाई 4 अगर करोगे तो इस तरीके से ये 225 डिग्री बनेगा। 55 25 5 चौको 20 2 22 225 डिग्री बनेगा। अब ये जो वैल्यू है वो कॉट इनवर्स की रेंज से आना चाहिए। कॉट इनवर्स की रेंज है 0 से 180 के बीच में, और ये तो 225 हो गया। अब देखो कॉट इनवर्स की रेंज है 0 से पाई के बीच, 0 से 180 के बीच, और ये तो 225 हो गया, आउट ऑफ रेंज चला गया ना। अगर ये आउट ऑफ रेंज चला गया तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये रॉन्ग आंसर है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए इसको। बात समझ में आ गई कुछ आपको? ओके, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या छोड़ दें? छोड़ तो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो वैलिड है, बस आंसर ही तो नहीं निकाल पाए हम। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, रेंज के अंदर लाएंगे और आंसर निकाल देंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं ये काम। कॉट इनवर्स कॉट, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाई 4। देखो 5 पाई बाई 4 को आप यही तो लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 4। आप सॉल्व करके देखो, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4 फिर से आ जाएगा। अब और देख लीजिए इसको, कॉट इनवर्स कॉट 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है ना, 180 में रेशियो तो बदलेगा नहीं, रेशियो अगर नहीं बदलेगा तो ये कॉट आ जाएगा। और पाई प्लस पाई बाई 4 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बउआ, तीसरे चतुर्थांश में है। और अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में कॉट का क्या होता है? एड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा कॉट पाई बाई 4। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई। कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा। ओके, अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स फिर से ऐसा बन गया, तो हमें फिर से लग रहा है कि हम क्या लिख दें इसको, फिर से हमको लग रहा है कि हम इसको पाई बाई 4 लिख दें। लेकिन क्या पाई बाई 4 अगर लिखेंगे तो ये आंसर सही माना जाएगा? तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कॉट इनवर्स की रेंज में होगा तो सही माना जाएगा, अगर रेंज से बाहर होगा तो सही नहीं माना जाएगा। तो कॉट इनवर्स की रेंज में है कि नहीं है? कॉट इनवर्स की रेंज है 0 से 180 के बीच, तो ये तो बेटा 0 और 180 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है अब ये हमारा आंसर सही हो गया। कहने का मतलब यूँ बहुत ध्यान दे के चलें, डोमेन और रेंजेस, आपका जो आंसर आना चाहिए वो रेंज के अंदर आना चाहिए। क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं वैलिड है ये भी चेक कर लेना चाहिए आपको, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। देखिए इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन पढ़ने के लिए ना आपको सबसे पहले सेक फंक्शन के डोमेन और रेंज याद होने चाहिए, और सेक इनवर्स फंक्शन के भी डोमेन और रेंजेस याद होने चाहिए। मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज, सबसे पहले सेक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और उसमें से 2n+1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का विषम गुणज हटा करके, क्योंकि पाई बाई 2 के विषम गुणज पर सेक फंक्शन अपरिभाषित रहेगा, ठीक है? सेक का 1/cos होता है ना, और cos पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब पर cos की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए उन पर अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा, सेक फंक्शन का रेंज क्या होता है? सेक फंक्शन का रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to +1, ये उसका रेंज होता है। अब अगर ये सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज है तो सेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा? सेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to +1।
और इसकी जो रेंज होती है सेक इनवर्स फंक्शन की, इसकी रेंज आएगी आपकी फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई, पर उस 0 और पाई के बीच में एक जगह पाई/2 पड़ता है, वो इसकी रेंज में नहीं आएगा। ये सब मैंने सब चीज़ें आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताई हैं। इसको सबको आप अच्छे से तैयार करो ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इस तरीके से याद आ सके उस वक्त आपको। तो ये होता है सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज और उसके इन्वर्स का, सेक और उसके इन्वर्स का डोमेन और रेंज, ये हमने आपको बताया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है ना, अब इसके बाद हमने देखनी है बाकी सारी चीज़ें कि अब इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे कि बाकी सब में हम देख रहे थे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी मैं पार्टीशन ऐसे कर लेता हूँ, काफ़ी आसान होता है बताना। फिर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और एक तरफ मैं लिखूंगा सेक इनवर्स सेक एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भी x आएगी, पर देर इज सम कंडीशन इफ x बिलोंग्स टू, ये केवल तभी x की वैल्यू x आ सकती है जब x किसको बिलोंग करेगा। तो सेक समथिंग की जो भी वैल्यू आएगी वो सेक की रेंज से आनी चाहिए ना। सेक की रेंज क्या होगी, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1। अगर x की वैल्यू इसके बीच में पड़ता है, इस रेंज में पड़ती है, तो ये सही है, अगर रेंज के बाहर है तो फिर गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी वैल्यू x लिख सकते हैं, बट ये केवल तभी पॉसिबल है इफ x बिलोंग्स टू सेक इनवर्स समथिंग। सेक इनवर्स समथिंग की वैल्यू सेक इनवर्स की रेंज से आना चाहिए, और सेक इनवर्स की रेंज है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई/2, पाई/2 को छोड़कर। तो अगर यहाँ पर जो x आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो वैल्यू अगर इस रेंज के अंदर है तो सही है, अगर रेंज से बाहर है तो फिर ये आंसर नहीं आ सकता, फिर हम रेंज के अंदर लाएंगे उसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेक इनवर्स 1 मैंने लिख दिया, तो क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी? आप देखो ध्यान से, गौर कीजिएगा। अगर सेक इनवर्स x की वैल्यू जो आती है उसको इस रेंज में आना चाहिए। सबसे पहले देखो ये जो है ना, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। सेक इनवर्स के साथ जो नंबर आना चाहिए वो सेक इनवर्स की डोमेन होना चाहिए। सेक इनवर्स के साथ जो नंबर आना चाहिए सेक इनवर्स की डोमेन होना चाहिए। मतलब देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, -1 और +1 के बीच के नंबर आप हटा दो। -1 नहीं हटाना है, +1 नहीं हटाना है, वो लेने हैं। -1 और +1 के बीच के नंबर आप हटा दो, उसके बाद जो भी बनता है वही सेक इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, जो रियल नंबर बचते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये तो सेक इनवर्स 1 है, 1 लेना था कि नहीं लेना था? 1 तो लेना था। आपको -1 और +1 के बीच के नंबर हटाने थे, -1 और +1 तो नहीं हटाना था, वो तो लेना था, तो वो ले सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन वैलिड है। अगर वैलिड है तो इसका आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा, वो सेक फंक्शन की रेंज से चेक कर लेंगे। सेक फंक्शन की रेंज आती है r -1 to +1। 1 तो शामिल है ना, 1 तो कर सकते हैं भाई। इसका जो मतलब है ना, आप रियल नंबर के सेट में -1 और +1 के बीच के नंबर हटा रहे हो, -1 और +1 थोड़ी हटा रहे हो, वो तो ले रहे हो आप बीच के नंबर हटा रहे हो। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो समझ आ गया प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके बाद और जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया सेक इनवर्स 5। सबसे पहले देखो ये वैलिड है कि नहीं, तो यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो सेक इनवर्स की डोमेन से आना चाहिए। सेक इनवर्स की डोमेन में सारे रियल नंबर है, बस -1 और +1 के बीच के नंबर हटे हैं, 5 तो रहेगा, तो ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वैलिड है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और ये जो वैल्यू आई है वो सेक की रेंज से आना चाहिए, और सेक की रेंज भी यही है, तो इसमें 5 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने एक लिख दिया यहाँ पर सेक इनवर्स और 0 लिख दिया।
अब सबसे पहले वैलिडिटी चेक करो कि क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। यहाँ पर देखने से पता चलेगा कि सेक इनवर्स, यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो सेक इनवर्स की डोमेन से होता है। सेक इनवर्स की डोमेन में से सारे रियल नंबर आप लेने हैं, पर -1 और +1 के बीच के नंबर हटाने हैं। तो बेटा यहाँ तो 0 आ गया, और -1 और +1 के बीच के जब नंबर हटाने जाओगे तो 0 भी तो हट चुका होगा, क्योंकि -1 और +1 के बीच में 0 भी तो आता है। अगर आप अपनी नंबर लाइन बना के देखोगे, +∞, -∞, यहाँ अगर -1 है, यहाँ +1 है, तो बीच में 0 भी तो पड़ेगा, और इसके बीच के सारे नंबर आपको हटाने हैं, तो 0 भी हटाना है, 0 नहीं लेना आपको। तो सेक इनवर्स के साथ 0 नहीं लेना था, पर आपने लिया, इसलिए क्वेश्चन ही कैसा हो गया, इनवैलिड हो गया। अगर क्वेश्चन इनवैलिड हो गया तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन ही इनवैलिड है बच्चों। तो बेटा अगर क्वेश्चन ही इनवैलिड है तो आप आंसर कैसे निकालोगे? हाँ, क्वेश्चन वैलिड होता, हमारा आंसर रेंज से बाहर होता, फिर हम रेंज के अंदर लाके उसका आंसर बनाते, पर जब क्वेश्चन इनवैलिड है तो आप उसका आंसर कहां से कैलकुलेट करके लाओगे? ओके, अब इसको एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, इस पे सेक इनवर्स, यहां जो नंबर आना चाहिए वो सेक के डोमेन से आना चाहिए, सेक के डोमेन से आना चाहिए। तो अगर मैं लिख लेता हूं, बाई चांस मैंने लिख दिया π/4 या π/4, तो सबसे पहले देखो ये आपका वैलिड है कि नहीं वैलिड है। यहां जो नंबर आएगा वो सेक की डोमेन से होना चाहिए, और सेक की डोमेन में सारे रियल नंबर है, π/2 का विषम गुणज ना आए, सारे रियल नंबर है, π/2 का विषम गुणज नहीं आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, π/4 π/2 का विषम गुणज थोड़ी है, ये तो π/2 का विषम गुणज नहीं है, इसका मतलब है ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वैलिड है तो क्या आंसर π/4 लिख दें? बेशक लिख दो, पर ध्यान दीजिए कि क्या ये सेक इनवर्स की रेंज से आता है। सेक इनवर्स की रेंज में 0 से 180 तक के सारे नंबर आते हैं π/2 को छोड़ करके, तो ये तो π/4 है, तो ये सारे 0 से π के बीच में पड़ता है। एक तो 0 और π तक के बीच में पड़ रहा है, दूसरा π/2 है ही नहीं, तो ठीक है, ये हमारा आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं सेक इनवर्स सेक 3π/4 या 3π/2 मैंने लिख दिया। अब इसका बताओ क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वैलिडिटी चेक करिए, 3π/2 यहां पर आया, यहां जो नंबर आता है वो सेक की डोमेन से आता है। सेक की डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर का सेट हम ले सकते हैं, पर π/2 के विषम गुणज को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। पर प्यारे बच्चों, π/2 का विषम गुणज आ गया भाई, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये कि मैं वही तो आपको बता रहा हूं उतनी देर से, यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो सेक की डोमेन से होना चाहिए, और सेक की डोमेन है ये जिसमें π/2 का विषम गुणज एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और आपने तो π/2 का विषम गुणज ही लिख रखा है, तो ये तो डोमेन में भी नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड है। अगर क्वेश्चन ही इनवैलिड है तो कांट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन वैलिड हो पर रेंज के अंदर आंसर ना आ रहा हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, लेकिन अगर क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? कांट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, सेक इनवर्स। अब जैसे मैं इसके लिए और ले लेता हूं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे चलो मैं 5π/4 ही ले लेता हूं, सेक इनवर्स सेक, और यहां लिख दिया मैंने 5π/4। ठीक, पहले वैलिडिटी चेक करो कि ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। सेक के साथ जो नंबर आएगा वो सेक के डोमेन में होना चाहिए, सेक के साथ जो नंबर आएगा सेक की डोमेन, और सेक की डोमेन क्या है? कोई भी रियल नंबर चलेगा, पर π/2 का विषम गुणज बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तो कोई भी रियल नंबर है ये तो π/2 का विषम गुणज है भी नहीं, मतलब एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो क्वेश्चन तो वैलिड है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन वैलिड है तो क्या आंसर 5π/4 लिख दिया जाए? नहीं, पहले चेक करो, लिखने से पहले चेक करो कि क्या ये सेक इनवर्स अगर समथिंग है तो सेक इनवर्स की रेंज में ये आता है। 5π/4 है 225 डिग्री, और सेक इनवर्स की रेंज में तो सिर्फ 0 से 180 के बीच के ही एंगल्स आते हैं।
तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? अब देखो, क्वेश्चन अगर इनवैलिड होता तो हम तो आपको बोल देते कि ज्ञात नहीं कर सकते, पर बेटा क्वेश्चन वैलिड है, आंसर ही रॉन्ग है हमारा केवल, इसका मतलब हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे कि आंसर हमारा आ जाए। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। सेक इनवर्स सेक 5 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 पाई बाई 4 को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। देखिए बेटा क्या लिखा जा सकता है, 4 पाई प्लस 1 पाई, इट इज अगेन 5 पाई बाई 4। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेक इनवर्स सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा में रेशियो नहीं बदलेगा तो सेक पाई बाई 4 आ जाएगा, पर 180 प्लस थीटा है, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट सेक थीटा इज नेगेटिव। सेक थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसमें माइनस निशान हमको लगा देना पड़ेगा आगे। फिर तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको प्यारे बच्चों सॉल्व करने के लिए सेक इनवर्स, अब माइनस सेक पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? माइनस सेक पाई बाई 4 को प्यारे बच्चों पाई माइनस पाई बाई 4 भी तो लिखा जा सकता है। आप देखो, सेक 180 माइनस थीटा भी तो माइनस सेक थीटा होता है, सेक 180 माइनस थीटा भी तो माइनस सेक थीटा होता है, तो माइनस सेक थीटा की जगह सेक 180 माइनस थीटा कर दिया हमने। ओके, अच्छा, अब ये क्या हो गया बच्चों? सेक इनवर्स सेक, और पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे बेटा तो ये 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब फिर से ये सेक इनवर्स सेक 3 पाई बाई 4 है, तो क्या हम ये आंसर 3 पाई बाई 4 लिख दें? बेशक लिखो, पर ये ध्यान दो पहले कि क्या ये जो वैल्यू आ रही, अब ये सेक इनवर्स की रेंज से आ रही है। सेक इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से 180 के बीच पाई बाई 2 को छोड़कर। ये तो 135 डिग्री है और 0 से 180 के बीच में तो आ गया प्यारे बच्चों। ये अगर 0 से 180 के बीच में आ गया, सो नाउ दिस विल बी आवर आंसर, नो प्रॉब्लम। रेंज में आना चाहिए उसको, दो चीजें, क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए, आंसर रेंज में आना चाहिए। ठीक है ना? दो चीजें आप ध्यान रखें। पहली बात, जो क्वेश्चन हो उसको वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज उसी के साथ जो आंसर हो आपका वो रेंज के अंदर आना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए उसको। ये दो चीजें। अब अगर क्वेश्चन इनवैलिड हो गया तो आंसर की परवाह ही नहीं है, फिर तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन वैलिड और आंसर आउट ऑफ रेंज है तो उसको रेंज के अंदर लाओ। और ये मेथड है, जितने भी त्रिकोणमिति पढ़े हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उन सब में ये करके दिखाया है हमने। और अब तक 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टी देख चुके हैं। एंड नाउ आई होप कि ये चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी सारी की सारी। इसको सही कर देता हूँ, ये मेरे ख्याल से इरेज हो गया था। चलिए खैर, आई होप कि ये चीज भी अब आपको समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए और आंसर रेंज में आना चाहिए, दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है। अब हम चलेंगे आगे और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बचा हुआ है, उसकी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन। इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन। इनवर्स ऑफ कॉसेक फंक्शन पढ़ने से पहले आपको कॉसेक फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए और उसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज भी पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं लिखता हूं, आप भी देखिए। कॉसेक फंक्शन, सबसे पहले कॉसेक फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो बेटा कॉसेक फंक्शन का डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और पाई के पूर्ण गुणज को छोड़ करके, क्योंकि कॉसेक 1/sin होता है ना, और साइन पाई के पूर्ण गुणज पर 0 हो जाया करता है, इस वजह से फिर कॉसेक वो हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है कॉसेक का? कॉसेक का रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1। अब अगर मैं कॉसेक इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करूं,
तो कोसेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1। और कोसेक इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है? तो बेटा कोसेक इनवर्स फंक्शन की रेंज आपने सॉल्व की थी -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन क्योंकि -π/2 और +π/2 के बीच में एक जगह 0 भी पड़ता है, इसलिए वो 0 को छोड़ करके, ओके, तो ये 0 को हटा दिया जाएगा। बस ये डोमेन और रेंज आ जाएगी, ये डोमेन और रेंज आ जाएगी आपकी कोसेक फंक्शन की और उसके इनवर्स की। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखो प्रॉपर्टीज में मैं फिर से वही करूंगा, पार्टीशन और दो अलग अलग हिस्सों में बात करेंगे। पहले में मैं लिखूंगा कोसेक इनवर्स x और इसमें लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक x। अब इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? एक मिनट बेटा, हाँ बेटा देखो, कोसेक इनवर्स x की वैल्यू x होगी बेशक, लेकिन यहाँ जो x आएगा वो x बिलोंग करना चाहिए, कोसेक समथिंग की जो वैल्यू आती है वो कोसेक की रेंज से आनी चाहिए। कोसेक की रेंज से मतलब यहाँ से आनी चाहिए। इस x को r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1 को बिलोंग करना चाहिए। अगर यहाँ से आएगा तो सही है, अगर इसके बाहर है तो फिर सही नहीं है। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी x आएगी, पर देयर आर सम कंडीशंस कि ये x तभी आ सकती है इसकी वैल्यू इफ x बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स फंक्शन। व्हाट इज द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स फंक्शन? क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 to +π/2, उसमें से 0 को छोड़ करके, ओके। और इस तरीके से प्यारे बच्चों एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक चीज़ आपको लिख के दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या? यहाँ पर यहाँ भी x आया है, वहाँ भी x आया, पर यहाँ जो x है वो इस रेंज में है और वहाँ x उस रेंज में है। आपको क्या लगता है क्या दोनों x की वैल्यूज बराबर होंगी? क्या ये और ये हिस्सा बराबर है? आंसर इज नो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसकी बराबर नहीं हो सकती। मतलब जो कोसेक इनवर्स x है, ये कोसेक इनवर्स कोसेक x के बराबर नहीं हो सकता। हालांकि बच्चों को देखकर ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसकी वैल्यू भी x है, उसकी वैल्यू भी x है, फिर भी बराबर कैसे नहीं है? तो ऐसे बराबर नहीं है। आप देखो ना, जो वैल्यूज आ रही हैं वो कहाँ रेंज में आ रही हैं उसकी। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? चलो देखो, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, कोसेक इनवर्स, आई एम सॉरी, इसको मुझे कोसेक लिखना चाहिए। कोसेक इनवर्स यहाँ जो नंबर आएगा कोसेक इनवर्स की डोमेन से आएगा। तो जैसे अगर मैंने 1 लिख दिया इसको, तो क्या सबसे पहले चेक करना है क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कोसेक इनवर्स की डोमेन से होना चाहिए, और कोसेक इनवर्स की डोमेन में -1 और +1 के बीच के नंबर हटाए गए हैं। 1 तो नहीं हटाया गया ना, तो 1 तो ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन वैलिड है। अब क्वेश्चन वैलिड है तो क्या आंसर 1 लिख दिया जाए? बेशक लिख देना, पर चेक तो कर लो कि क्या ये कोसेक की रेंज में आता है। कोसेक की रेंज क्या है? ये है, उसमें 1 आता है, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है यार। इसके बाद कोसेक, यही सब चीज़ें चेक करनी है आपको। अगर इन सब चीज़ों को चेक नहीं करोगे तो फिर आपसे आंसर गलत होंगे। कोसेक इनवर्स, अब जैसे कि ये 1 आप देख रहे हैं, इसकी जगह मैं कुछ ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 0 ले लिया, ठीक है ना, मैंने 0 ले लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ जो नंबर होता है वो कोसेक इनवर्स की रेंज से आता है। कोसेक इनवर्स की रेंज में -1 और +1 के बीच के नंबर तो हटाए गए हैं, तो 0 भी हट गया होगा, पर हमने यहाँ 0 रखा है, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है। फिर तो मतलब 0 नहीं आना चाहिए, पर आपका 0 आ रहा है,
तो ये तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया। अगर बउआ क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया तो मुझे तो यहाँ लिखना चाहिए कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते आंसर, तो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया तो आंसर ही डिटरमाइन नहीं कर सकते। बाकी तो कुछ भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जैसे यहाँ पर आ जाए कॉसेक इनवर्स और टेन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो कोसेक इनवर्स की डोमेन से आना चाहिए, तो कोसेक इनवर्स की डोमेन में सारे रियल नंबर है, तो -1 और +1 के बीच के नंबर छोड़ करके, तो ये कौन सा -1 और +1 के बीच में है, ये तो बाहर है, और इसका आंसर 10 आएगा। तो क्या ये कोसेक की रेंज में है? चेक कर लो, कोसेक की रेंज में आ जाएगा, इसलिए ये सही है, ये सही है। क्लियर? अब थोड़ा सा जरा इसको देखिए, यहाँ पर आते हैं, इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कोसेक इनवर्स, यहाँ पर x की जगह नंबर आएगा वो कोसेक की डोमेन से आना चाहिए, कोसेक की डोमेन से आना चाहिए। मतलब अगर हम इसको लिख देते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5/4, ठीक है। अब चलो चेक करो इसको कि क्या कर सकते हैं, क्या आंसर होगा। पहले तो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। π/4 है कोसेक के साथ, कोसेक की डोमेन में सारे रियल नंबर लेना, पाई का पूर्ण गुणज मत लेना। तो ये तो पाई का पूर्ण गुणज कौन सा है? रियल नंबर है, इसलिए क्वेश्चन वैलिड है। अब अगर क्वेश्चन वैलिड है तो क्या आंसर π/4 लिख दें? हाँ लिख देना, पर चेक कर लो कि क्या ये π/4 कोसेक इनवर्स की रेंज के अंदर है। कोसेक इनवर्स की रेंज -90 से +90 तक है, 0 छोड़कर, -90 से +90 तक है, 0 छोड़कर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर सही है। अगर हमने कोसेक इनवर्स यहाँ लिख लिया होता कोसेक 0, फिर क्या होता? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो कोसेक की डोमेन से होना चाहिए, कोसेक की डोमेन, और कोसेक की डोमेन में तो पाई के पूर्ण गुणज हटे हैं, और 0 तो पाई का पूर्ण गुणज है। 0 में पाई में 0 का गुणा करोगे 0 ही तो आएगा। तो बेटा तो ये तो आपने वो ले लिया कि जो क्वेश्चन ही इनवैलिड है, और अगर क्वेश्चन ही इनवैलिड है तो कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। समझ आया बच्चों? एक बार फिर से देखो। अच्छा, कोसेक 0 ले लिया, यहां जो नंबर होगा कोसेक की डोमेन से होगा। कोसेक की डोमेन में कहते हैं सारे रियल नंबर लेना, पर पाई का पूर्ण गुणज मत लेना। तो पाई का एक पूर्ण गुणज 0 भी तो होता है। कैसे? पाई में 0 का गुणा करोगे 0 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर बाई चांस अगर आपको लगता है वैलिड है तो क्या इसका आंसर 0 लिख दिया जाए? 0 लिखेंगे तो कॉस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। कॉस इनवर्स की रेंज में देखो नहीं आ रहा, कॉस इनवर्स की रेंज है उसमें 0 हटाया गया है तो नहीं आएगा। तो ये तो क्वेश्चन ही इनवैलिड है, इसलिए इसका आंसर नहीं निकालना जा सकता। और जैसे कुछ लेते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक, जैसे इसमें ले लिया जाए 3π/4, मैंने ले लिया 3π/4। पहले देखो क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं। कोसेक के साथ जो नंबर आएगा वो कोसेक की डोमेन से होना चाहिए। कोसेक की डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर लेना, पाई का पूर्ण गुणज मत लेना। तो ये रियल नंबर है, पाई का पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन तो वैलिड है। देयर इज नो प्रॉब्लम ड्यू टू वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 3π/4 मैं लिख दूं? चेक कर लो कि आप लिख देना, पर ये चेक कर लो कि कोसेक इनवर्स की रेंज में है कि नहीं है। कोसेक इनवर्स रेंज तो -90 से +90 तक है, और प्यारे बच्चों ये तो +90 से भी ऊपर हो गया, 135 डिग्री है ये, तो ये तो +90 से भी ऊपर चला गया, 135 डिग्री आ गया ये। अब क्या हो सकता है इसका? आप ध्यान से देखिए, अगर ये रेंज से बाहर चला गया तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग। ओके, अब अगर ये गलत है, क्वेश्चन तो वैलिड है पर आंसर ही तो रॉन्ग आ रहा है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं, रेंज में ला सकते हैं। हम इसको लिखेंगे कोसेक, और प्यारे बच्चों 3π/4 को लिखा जा सकता है पाई -π/4। देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पाई -π/4 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बाहर तो कोसेक इनवर्स है, अंदर ब्रैकेट में कोसेक 180 माइनस थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा बहुत कैलकुलेशन किए हैं, कोसेक थीटा ही आएगा। रेशियो बदलेगा नहीं, 180 से कम है सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर क्या होगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख देना चाहिए? क्या इसकी वैल्यू π/4 लिख दें? तो फिर से मैं वही बात कहूंगा कि बेशक
लिख दीजिएगा, पर चेक कर लो कि क्या ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं ये कॉसेक इनवर्स की रेंज में है। कॉसेक इनवर्स की रेंज है -90 से +90 और ये तो π/4 है, बीच में आ गया रेंज की, तो सही है फिर तो। इस तरीके से आज प्यारे बच्चों हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कॉट फंक्शन के इनवर्स के बारे में, सेक फंक्शन के इनवर्स के बारे में, कोसेक फंक्शन के इनवर्स के बारे में, इतनी सारी चीजें स्टडी की। मतलब अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं। अगर सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं तो अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर कि अब वक्त है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो बेशक सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन करेंगे उनको अब हम अगली क्लास में, ठीक है। सो प्लीज बी रेडी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उनको बेशक सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।